नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूं एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी को लेकर जिसे सुनने के बाद आप सच में यही कहोगे, इंसानियत और मानवता तो आज के समय में है ही नहीं। कैसे एक 27 साल की लड़की के साथ उसकी ही सास ने तरह तरह के तरीकों से हैवानियत किया। पूरी कहानी को जरूर सुनना दोस्त, दिल को छू लेने वाली एक ऐसी कहानी जो छत्तीसगढ़ जिले के जासपुर की है। जासपुर के एक गांव होता है, गांव की ही रहने वाली आसू, जिसका उम्र 27 वर्ष और माँ बाप के कहने के अनुसार 26 वर्ष था, लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक इसकी उम्र 27 वर्ष भी बताई जा रही है। आसू की जो शादी होती है, इसके माँ बाप अपने से बड़े घर में तय कर देते हैं, क्योंकि आसू बहुत ही खूबसूरत होती है और इसके माँ बाप आसू की शादी के लिए बहुत परेशान थे। आसू के पास ज्यादा जमीन जायदाद नहीं था, एक इकलौती बेटी अपने माँ बाप की थी, जो था थोड़ा बहुत खेती बाड़ी थी, एक छोटा सा घर था। अब आसू के जो माँ बाप थे सोच रहे थे कि जिंदगी में उन्होंने जो भी कुछ कमाया है, जो भी कुछ जमा इकट्ठा किया है पैसा, उन पैसों को खर्च करके आसू की शादी एक बहुत ही बड़े घर में कर दें, जिससे उनकी बेटी को कभी तकलीफ ना हो, बहुत खुश रहे। और आसू फूल की तरह चमकने वाली एक ऐसी सुंदर लड़की थी जिसको कोई भी लड़का देखता तो प्रभावित हो जाता, मोह लेता। अब आसू की शादी धीरे धीरे करके कई जगहों पर देखी गई, लेकिन आसू का एक जो जीवन साथी आता है जिसका नाम ज्ञानेंद्र था, उम्र इसकी 29 से 30 साल बताई जा रही है, जो कि बहुत बड़े घर का लड़का था। कई सारी दुकानें, कई सारी चीजें चल रही थी, इसकी पैसे की कोई कमी नहीं थी। इसलिए ज्ञानेंद्र ने अपनी माँ उर्मिला से कहा, मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा, मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। धीरे धीरे करके शादी विवाह का रिश्ता आगे बढ़ता गया। आसू दुल्हन बनकर रीति रिवाज के अनुसार माँ बाप की खुशी से ज्ञानेंद्र के पास गई। ज्ञानेंद्र के पास गई, आसू के माँ बाप के पास जितनी जमा पूंजी थी, सारी जमा पूंजी तो खर्च कर दिए, अलग से इधर उधर से कर्ज भी ले लिए आसू की शादी में देने के लिए और खर्च करने के लिए। लेकिन वो सारे जेवरात, वो सारे धन, वो सारे दहेज बहुत कम थे ज्ञानेंद्र के धन के आगे, क्योंकि ज्ञानेंद्र की माँ उर्मिला को नहीं पसंद आ रहे थे। लेकिन ज्ञानेंद्र को इससे कोई मतलब नहीं था। वो अपने बिजनेस को संभालने में इतना व्यस्त रहता था कि सारा दिन वो बिजनेस की बातें करता, इधर उधर इतना तामझाम फैलाया हुआ था कि धीरे धीरे करके उसका बिजनेस हर दिन बड़ा ही होता जा रहा था। अब 2 से 3 साल गुजर गए। आसू अपने पति के साथ, ज्ञानेंद्र के साथ बहुत खुश थी, कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ज्ञानेंद्र कहीं 1-2 घंटे, 3 घंटे आसू के पास रहता, 3-3 दिनों तक, 4-4 दिनों तक ये बाहर किसी काम में, बिजनेस के सिलसिले में हमेशा बाहर रहता। अब घर पे ज्ञानेंद्र की माँ उर्मिला और ज्ञानेंद्र की एक बहन रूबी और ज्ञानेंद्र की पत्नी आसू, यही 3 लोग परिवार में रहते थे। ज्ञानेंद्र के जो पिताजी थे, इनको एक छोटी सी बीमारी थी जिसका इलाज कई बड़े हॉस्पिटलों में चल रहा था और इसी वजह से वो बेड रेस्ट पे ही थे। उनसे कोई मतलब नहीं था परिवार से, बस उनका मतलब था उनको दवा खाना और सोना, यही चल रहा था। धीरे धीरे करके अब इतना मनमुटाव चलने लगा उर्मिला के दिमाग में कि उर्मिला तरह तरह की बातें आसू को सुनाने लगी कि नौकरानी की तरह, महारानी की तरह तमाम प्रकार की बातें सुनाने लगी। आसू कभी कभी अपने सास उर्मिला से कहने लगती थी कि माँ आप मुझे क्यों सुना रही हो, मेरे पिता के पास जितना कुछ था उन्होंने दिया। तो इन्हीं सारी बातों को लेकर, दहेज की बातों को लेकर कभी कभी उर्मिला की बेटी रूबी, जो कि ज्ञानेंद्र की बहन थी, मारने पीटने लगती थी आसू को। अब आसू मारे डर के कि अगर वो अपने माँ बाप को इसके बारे में बताएगी कि उसकी सास, उसकी ननद उसको बहुत मारते पीटते हैं, तो शायद उनको बहुत दुख होगा। किसी तरीके से उधार कर्ज लेकर तो शादी किए हैं, फिर क्या गुजरेगी उनके दिल पर। इसीलिए आसू कभी कुछ कहना नहीं चाहती थी। धीरे धीरे करके सब कुछ सहती गई। हद तो तब हो गया जब ज्ञानेंद्र का मामा आता है, यानी कि उर्मिला का, जो आसू की सास उर्मिला थी, उसका भाई, जिसकी उम्र यही कोई 42 साल बताई जाती है। शादी उसकी नहीं हुई थी, क्योंकि वो शादी किया ही नहीं था, कई सारे केस उसके ऊपर चल रहे थे। वो आता है। अब आसू की जो सास थी उर्मिला, अपने भाई के पास बैठकर बहुत तरह तरह की बुराइयां करने लगी, यानी कि ज्ञानेंद्र के मामा से तरह तरह की बुराइयां करने लगी अपने ही उस बहू के बारे में। और उसके बाद कहती है, भाई मेरा एक काम तू कर दे, ये सुधरेगी नहीं, मेरी बातों का ये जवाब देती है, और तुझे भी एक लड़की चाहिए तो जा, मैं तुझे मौका देता हूं। बस ये बात कहने के बाद उर्मिला अपने भाई को ले जाती है आसू के कमरे की तरफ
और धक्का दे करके बाहर से किंडी लगा देती है। उसके बाद ज्ञानेंद्र का जो मामा होता है वो आंसू के साथ उस कमरे में हैवानियत करता है। लगातार 6 घंटे तक उस कमरे में रहता है, उसके बाद निकलता है। अब आंसू तो समझ में नहीं पा रही थी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके बाद उर्मिला और उर्मिला की बेटी रूबी और उर्मिला का भाई जो कि ज्ञानेंद्र का मामा था, इन लोगों ने उसको कड़ी चेतावनी दी कि अगर उसने किसी के सामने मुंह खोला या कुछ कहा तो उसको जान से खत्म कर दिया जाएगा, उसके शरीर के टुकड़े तक नहीं मिलेंगे। मारने पीटने की वो धमकी दिए कि सच में आंसू का सिर्फ आंसू गिर रहा था, किसी से कुछ बता नहीं सकती थी। धीरे धीरे करके 2-3-4 दिन गुजरे। अब उर्मिला इसी प्रकार से आंसू की आंखों में आंसू देखना चाहती थी, उसको टॉर्चर करना चाहती थी। धीरे धीरे करके उसके रिश्तेदारियों में, उसके जानने वालों में जितने भी लड़के थे, जितने भी मर्द थे ऐसे औरतों के लिए, उन सारे लोगों को अपने घर पर बुलाती थी और आंसू के कमरे में ले जाकर धक्का देकर आगे से कुंडी लगा देती थी और वो सारे लोग आंसू के साथ हैवानियत करते। तकरीबन ऐसा बताया जाता है पुलिस के अनुसार कि 17 से 18 लोग आंसू के साथ हैवानियत कर चुके थे तकरीबन 6 महीनों के अंदर। एक दिन हद तब होता है जब आंसू समझ चुकी थी कि अब उसका मरना ही सबसे अच्छा है, तो आंसू रात में तकरीबन 9:30 बजे घर में किसी तरीके से चोरी चुपके चुपके कमरे से बाहर निकलती है और घर से बाहर निकलने के बाद जब ये रोड पर आती है धीरे धीरे करके, अब रात के तकरीबन 10:30 बज चुके थे। 10:30 बज चुके थे। उसके बाद रात में पुलिस गश्त लगा रही थी। पुलिस ने जब एक महिला को देखा, देखने के बाद पुलिस ने गाड़ी रोकी। उसके बाद पुलिस पूछना चाहती थी क्या हुआ, सिर्फ वो महिला आंखों से आंसू गिरा रही थी, कुछ बता नहीं पा रही थी। धीरे धीरे करके वो 2 पुलिस कर्मियों ने तुरंत अपने बड़े अधिकारियों को सूचना दिया। गाड़ी आती है, महिला कांस्टेबल भी आते हैं। उसके बाद उसको उठा करके ले जाया जाता है, थाने में बैठा कर पूछताछ किया जाता है। आंसू ने पहले तो कुछ देर तक चुपचाप पुलिस के सामने आंसू गिराए, भबक भबक कर रोने लगी, कुछ भी बताने के लिए सोचती, फिर उसके अंदर एक डर सा हो जाता। लेकिन कई सारे बड़े पुलिसकर्मी मौजूद थे थाने में, कई सारी महिला कांस्टेबल भी मौजूद थी, कई सारी महिला अधिकारी भी मौजूद थी, जिन लोगों ने आंसू को हिम्मत दिलाया और पूछने की कोशिश की कि सच बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है, आखिर रात में तकरीबन 10:30-11 बजे तुम रोड पे कर क्या रही हो, क्या तुम्हारे पीछे कोई पड़ा हुआ था, क्या कोई इसके पीछे है, तो मुझे सच बताओ, उसको हम लोग जेल की सलाखों के पीछे चक्कियां तक पिसवाएंगे। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जब आंसू खुलकर रो लेती है पुलिस के सामने, तब जाकर एक एक पॉइंट को, एक एक कड़ी को अपने जीवन की बताती है कि कैसे उसकी सास उर्मिला और उसकी ननद रूबी एक षड्यंत्र के माध्यम से उसके साथ कितनी बड़ी हैवानियत करते हैं। पुलिस ने यह भी जानना चाहा क्या पति ज्ञानेंद्र भी इस क्रम में शामिल है। आंसू सीधा कहती है मुझे तो नहीं पता, मुझे कभी लगा भी नहीं कि वो शामिल हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारे पीठ पीछे उनका भी साजिश रहा हो, क्योंकि लगातार 1-1 हफ्ते वो घर नहीं आते हैं। मुझे समझ में नहीं आता आखिर कितने बड़ा बिजनेस वो कर रहे हैं कि अपने पत्नी को टाइम तक नहीं देते हैं। पुलिस को धीरे धीरे शक होने लगा कि कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में पति का भी हाथ खूब अच्छा खासा है। उसके बाद पुलिस तुरंत यहां से रवाना होती है और पहले उर्मिला को, उसकी बेटी रूबी को उठाती है, उसके बाद थाने लाती है, फिर ज्ञानेंद्र को खोजने की तैयारी कर देती है, जो कि ज्ञानेंद्र उसी ही शहर में रहता था। उसी शहर में रहता था, उसको ट्रैक किया गया पूछताछ के माध्यम से। रात में तकरीबन 2:30 से 3 बजे पुलिस ने ज्ञानेंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद थाने पर लाया जाता है, वहां पर पूछताछ किया जाता है। तब पता ये चलता है इस पूरी कहानी को रचित करने वाला उर्मिला तो सास थी ही, ननद रूबी भी थी, लेकिन सबसे बड़ा माफिया जो था पति ज्ञानेंद्र ही था, जो कि कई बार अपने 2-4 दोस्तों को भी भेज चुका था और आंसू को इस बात की भनक भी नहीं थी। आंसू कई बार रोती थी जब अपने पति ज्ञानेंद्र के सामने, तो ज्ञानेंद्र जानबूझकर बातों को ऐसे टाल देता था कि मानो वो कुछ जानता ही नहीं और सच ना खुलने पाए। पुलिस ने कड़ी से कड़ी धाराओं को लागू करते हुए पति ज्ञानेंद्र के खिलाफ और सास उर्मिला के खिलाफ और ननद रूबी के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर ली, FIR दर्ज कर लिया गया, न्यायालय भेजा गया। न्यायालय ने भी जब इस कहानी को सुना, खासकर आंसू के सामने जो पीड़िता थी, बहु पीड़िता आंसू, जब पूरी कहानी को उसने न्यायालय में जज के सामने रो रो कर एक सच्चाई को बताया और पूरी कहानी सामने जज की थी, तो जज ने भी एक ऐसा कठोर कारावास सुनाया
कि तीनों की रूह तक कांप उठे। जी हाँ मेरे दोस्तों, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, ऐसा आप सच में मानो। कानून से कोई तब तक बच सकता है जब तक वो कानून की आंखों पर चकमा दे रहा है, लेकिन जिस दिन भी कानून के हाथ वो चढ़ा, पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। ये एक ऐसी कहानी, जब कहानी मैंने किसी के माध्यम से सुनी तो पहले मैंने इस पर एनालिसिस किया। कब कहानी को हमने पढ़ा और सुना तो हमें ये लगा कि सच में आज के समय में हर इंसान को अपनी हैसियत के मुताबिक ही शादी करनी चाहिए। कई सारे रिश्ते, कई सारी चीजें टूट रही हैं, कई सारी लड़कियां अपनी सास, अपनी ननद, अपने पति, अपने ससुर के हाथों मारी जा रही हैं, पीटी जा रही हैं, और कभी कभी मामला ये भी हो जा रहा है कि आंसू की तरह हैवानियत की शिकार होती जा रही है। इसलिए सोच और समझ कर रिश्ता तय करें दोस्तों। बहुत सारी घटनाएं आज के इस दुनिया में, समाज में चल रही हैं। तो ये एक छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, एक बार कमेंट जरूर करना। हालांकि न्यायपालिका ने, कोर्ट ने और पुलिस वालों ने जितना मदद आंसू का किया, जिस तरीके से आंसू को न्याय इंसाफ दिलवाया, बहुत अच्छा किया। आपका क्या कहना है, एक बार कमेंट करना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना दोस्त, नए चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मिलूंगा जल्दी। जय हिंद।